सागरों से जब से यारी हो गई वह नदी मीठी थी खारी हो गई। कि सागरों से जब से यारी हो गई वह नदी मीठी थी खारी हो गई। और फायदा भटकाव से इतना हुआ रास्तों की जानकारी हो गई, रास्तों की जानकारी। देखते हैं जो दिखती है वो समस्या कोई और होती है, वास्तव में समस्या कोई और होती है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जीवन के हर क्षण में मिलती हैं आपको कि टूटी हुई चप्पल होती है, जगह जो है हम सोचते हैं कि वो आदमी बीमारी से पीड़ित है। अरे वैसे स्थितियां और भी हैं हमारे यहाँ तो जो है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रचलन है। वो एक आदमी चला गया डॉक्टर के पास, अब उसे खांसी थी, डॉक्टर ने उसे जुलाब की दवा दे दी, दस्त लगने की दवा दे दी। तो कंपाउंडर ने आकर बताया, बोला डॉक्टर साहब आपने क्या गजब कर दिया, इसको खांसी आपने जो है जुलाब की दवा दे दी। तो डॉक्टर बोला ठीक है, अब दूसरा 100 बार सोचेगा खांसने से पहले। कई बार स्थितियां ऐसी की ऐसी हो जाती हैं, लेकिन जो है देखिए साहब ऐसा वास्तव में रहता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ 1 साल से, ईमानदारी की बात बताऊं। आदमी सोचता है कि कौन परेशान है किससे। मैं 1 साल से परेशान हूँ। पिछले साल में जब यहाँ अमेरिका में आया था तो उसके बाद वो ओसामा बिन लादेन जो है वो उनको पकड़ा गया। तो मैंने आज ही मोदी जी से पूछा, पहले फोन किया, पिछले साल की बात है, मैंने पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि ये ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में फंसा हुआ पता कैसे लगा बराक ओबामा को। तो भाई साहब ने कहा कि ऐसा है, अमेरिका के पास एक सैटेलाइट है जिसकी मदद से वो हर देश के हर प्रांत के, हर शहर के, हर मोहल्ले के, हर घर के, हर कमरे में क्या हो रहा है देख सकता है। मैं साहब तब से ना तो ढंग से खा पा रहा हूं, ना ही ढंग से नहा पा रहा हूं। अब यहाँ समस्या तो यह है कि यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। ये चीजें हैं साहब। ये SMS की बात कर रहे थे भारत में, तो देखिए यहाँ एक बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके कॉल जो है आप नहीं उठाना चाहते तो आंसरिंग मशीन में चला जाता है। हमारे यहाँ व्यवस्था वो नहीं है। हमारे क्या होता है कि हर आदमी को लगता है कि हर कॉल बड़ी महत्वपूर्ण है और उस चक्कर में वो फोन लिए घूमता है और मोबाइल को लेके जब टॉयलेट में जाना होता है तो वहां भी साथ ही ले जाता है। अब एक आदमी गया बेचारा, निपटा, इतने में एक टेक्स्ट मैसेज आ गया, पानी अमूल्य है इसे व्यर्थ न बहाएं। SMS हिंदुस्तान में आ रहा है कि पानी अमूल्य है इसे व्यर्थ ना बहाएं। तो बोला इसे ना बहाएं तो बाहर कैसे आए। तो मैं आपको देखिए अच्छा लगे ताली वाली बजा दीजिए कीजिए। हमारे कब्जों में मैं आपको बताऊं एक आदत होती है कि आप तालियां बजाइए। आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर तालियां बजाएं तो और अच्छा लगेगा। वो एक कंडक्टर की शादी, आदतों की बात है और कुछ नहीं इसमें। एक कंडक्टर की शादी हो गई, पहली रात को सुहाग रात वाले दिन ही अपनी पत्नी को बोला, परे हट एक सवारी और बैठेगी। और शादी चल रही थी गुरबचन जी, फेरे चल रहे थे। तो पंडित ने बता दिया कि फेरों में दुल्हन आगे रहेगी, दूल्हे को पीछे रहना है। अब सब फेरा शुरू हो, दूल्हा फिर आगे आ जाए, फेरा शुरू हो, दूल्हा फिर आगे आ जाए। तो पंडित ने उसे डांटा, उसके बाप को बुलाया, बोला बड़ा बदतमीज है तेरा लड़का। कई बार समझा दिया कि इन फेरों में दुल्हन ने आगे रहना है, ये कमबख्त फिर आगे आ जाता है। बोला सर ऐसा है, मेरा लड़का जो है वो प्राइवेट बस का ड्राइवर है, रोडवेज को देखते उसे टेक ओवर करने की आदत है, उसे ओवरटेक कर लेता है। अरे आदतों की बात है। एक सब्जी वाले का लड़का पैदा हुआ, दूसरे सब्जी वाले ने पूछ लिया लड़का कैसा है, वो बोला बिल्कुल ताजा है, जैसे अभी भी पानी छिड़क के आया हो। ये आदतों की बात। अच्छा एक बैंक में आदमी चला गया, उसने सिग्नेचर किए, वो टेलर ने मिला है, सिग्नेचर नहीं मिले। उसने कहा सिग्नेचर नहीं मिलते, उसने एक आदमी को बुलाया, उसने उसे हिलाया और फिर सिग्नेचर किया, अब की बार मिल गए। तो बोले कमाल है, अभी तो मैंने देखा था, क्या है ये मामला, अब मिल गए साइन। बोला साहब ऐसा है, मैं बस का कंडक्टर हूँ और मुझे चलती बस में ही साइन करने की आदत है। तो हमारी आदत ये है कि आप हंसे साथ साथ तालियां जरूर बजाएं। एक बार जरा बता के दिखाएं और ताकि मैं अगले कवि को आवाज दे सकूं। भाई महेंद्र रवि हमारे देश के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं, इनके 8वीं जो है अमेरिका की यात्रा है और देश का कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो उन्होंने न जीता हो। काका हाथरसी हास्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो उनके पास है। कई राष्ट्रपतियों ने इनकी कविता को सामने बैठ के सुना है। बहुत बढ़िया कवि है और मैं तो इनको 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूँ कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ,
बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ और मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। जोरदार तालियां बजाइए भाई महेंद्र अजनबी, दिल्ली से आ रहे हैं। एक बार तालियां बजाकर मंच में आप सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित अपने दोनों कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं और हिंदी प्रेमी क्लब के जितने भी मेंबर जिन्होंने इस बहुत सुंदर आयोजन को करवाया सभी को प्रणाम करता हूं। और एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। आप लोग वाकई में शुरू से इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आप सभी लोग वाकई में एक्सपोर्ट करने लायक थे। बड़े वरना ये तो अच्छा है, यहाँ पे कवियों को सुन रहे हैं आप। तो अब भारतीय रेलों में आपने बहुत यात्राएं की होंगी, रेल वो भी बिहार राज्य से अगर जा रही हो भाई साहब, कहीं कहीं तो घंटों के लिए खड़ी हो जाती है। मुझे ध्यान है बिहार के एक जंगल में एक गाड़ी 4 घंटे खड़ी हो गई। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊँ। ड्राइवर साहब बोले भाई तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे पर मेरे पास बीज है। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे इनमें से फूल भी निकल आएंगे। तरह तरह की कोई ट्रेन तो इस स्पीड से चलती है। मुझे तो ध्यान है एक ट्रेन एक जगह आधा घंटे रुक गई, सिग्नल भी दिया हुआ था, तो लोगों ने कहा ड्राइवर साहब सिग्नल दिया हुआ है आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? बोले कुछ नहीं, ट्रेन के आगे आगे एक गाय जा रही थी, उसको हटाया जा रहा है, उसके बाद गाड़ी चलेगी। खैर साहब ट्रेन गाय को हटाया गया, उसके बाद गाड़ी चलनी शुरू हुई। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर उसी स्थिति में गाड़ी रुक गई। तो लोग फिर पहुंचे, बोले अब क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, वही वाली गाय फिर से ट्रेन के आगे आ गई है। जहाँ ऐसी स्थितियां हो एक कविता लिखनी पड़े। एक बार तालियां बजाकर मन देकर मैं सीधे कविता बताता हूँ कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था मत पूछिए कमाल था, फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था, सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया है। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। तालियां बजाते रहोगे तो मुझे भी आनंद आता है। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा था। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कस का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कस का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारी बची खुची जुल्फों में फिरा देता था।
एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को, आप शब्द का चमत्कार देखना किस तरह से अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि वहां कोई और जा रहा था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा की तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। आप दृश्य का आनंद लेना। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसे ही एक ट्रेन से उतरकर और बाद में फ्लाइट पकड़कर आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए अब इसके स्थापना वाले दिन के इस क्लब के स्थापना वाले दिन के कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार और मनोहार को इन्होंने जीता है, दिलों को जीता है, दिलों पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए मुझे वहाँ से खड़ा होना पड़ा। और एक विशेष प्रायोजन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ साहब, भाई मंजीत जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है आपसे सौजन्य करके जैसा भी है, और चूँकि वो इसके नियंता हैं और नियंता हैं तो हम चाहते हैं कि वो अपने नियंती जो कर रहे थे, लेकिन काव्य पाठ के लिए भी आपके बीच आए। आप तालियां बजाकर भाई मंजीत सिंह का भी स्वागत। धन्यवाद दोस्तों। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा हिंदी लवर्स क्लब का, जिन्होंने आयोजन किया है, क्योंकि कोई सोनू निगम के कोई बॉलीवुड के शोज़ तो आसान है बहुत करना, किसी भी .com पे नाम दिया वो टिकटें बिक जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसे एक साहित्यिक अनुष्ठान को आयोजित करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जितने लोग इनकी संस्था में जुड़े हुए, हमने सबके नाम नहीं लिए होंगे, हम नहीं जानते उन नामों को, लेकिन सभी के सभी जो है वो उनका अपना महत्व है, और आप लोगों का भी महत्व है जो यहाँ आए हैं। आप महसूस करते होते हैं जैसे हमारे यहाँ हवन करते हैं तो गृहपति गृह स्वामी और उनकी पत्नी जो है सामान्यतः जो है आहुति देते हैं, लेकिन जब अंतिम आहुति होती है तो सभी देते हैं। तो आप सबकी आहुतियाँ हैं। मुनव्वर राणा जी की 4 पंक्तियाँ आप समस्त लोगों को, और विशेष रूप से हिंदी लवर्स क्लब के जो सदस्य हैं, मैं उन्हें देना चाहता हूँ। मुनव्वर राणा जी की पंक्तियाँ कि नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और यही थामे हुए हैं गिरती इस दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आज हमें बताया गया कि पटेल साहब और संतोष जी जो हैं वो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और ईमानदारी की बात यह है कि किसी काम के तहत आप काम को काम करिए, लेकिन जब समाज सेवा मन से की जाती है तो एक अलग बात होती है। कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, पड़ेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, कि तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से। तो जो लोग यहाँ ये काम कर रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं
2 बार पहले भी यहाँ आया, ये मोहब्बतें हैं। एक बार यूपी एसोसिएशन के कार्यक्रम में आया, यहाँ वहाँ उस संस्था के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और एक बार एक उर्दू के मुशायरे में भी आया, उन्होंने निज़ामत करने के लिए, संचालन करने के लिए मुझे बुलाया। भाई शाहिद रज़वी जी वो हैं, मौजूद हैं यहाँ। गेयटी थिएटर में 2010 में प्रोग्राम हुआ था और आज आपके सामने हूँ। मैं जितनी थोड़ी थोड़ी बात मेरे हिस्से का जो समय है मैं उसको साथ लेके आपके साथ चलता हूँ। पहले तो भाई महेंद्र अजनबी की बात करूँ। इन्होंने कहा है आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता थे, तो इसलिए हैं, हो गए एक्सपोर्ट। तो एक टीचर पढ़ा रहा था, बच्चों को बता रहा था कि जो बाहर से लाया जाए वो इंपोर्ट करना है, जो बाहर भेजा जाए एक्सपोर्ट करना है। समझा दिया बच्चों को। तो बोला एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल बताओ। बोला जी सानिया मिर्जा। अरे मेरे साथ तो महेंद्र जो है, हम तो साथ साथ रहते हैं, बहुत पुराने, मेरे 26 साल के दोस्त हैं, साथ साथ रहते हैं। मेरे से पूछने लगा, बोले एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो भाई। बोले सरदार लोग पगड़ी क्यों बांधते हैं? मैंने कहा पगड़ी इसलिए बांधते हैं कि दिमाग सेंटर में रहे। रास बिहारी गौड़ बड़ा परेशान, मैं पगड़ी बांध रहा था आज और भाई साहब इंतजार कर रहे थे जोशी जी नीचे। बोला भाई साहब पगड़ी मुझे बांधने नहीं आती। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आती तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोला नहीं पगड़ी बांधनी नहीं आती। अरे मैंने कहा रास बिहारी को परेशान ना, उसमें क्या दिक्कत है, नहीं आती तो कोई बात नहीं है। बोला नहीं पगड़ी बांधनी नहीं आती। मैं कहा परेशान मत हो, मुझे कौन सी शेव करनी आती है। कई बार आदमी इस बात से परेशान रहता है कि उसे वो नहीं आता, लेकिन दुनिया को पता नहीं क्या क्या नहीं आता। इसलिए हमेशा मन को प्रसन्न रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। और वो कहते हैं कभी निदा फाजली के घर से मस्जिद है अगर दूर, चलो यूं कर लें कि घर से मस्जिद है अगर दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और ओशो कहते हैं कहीं कि सब जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की आराधना करते हैं। जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर बात हमारे हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए आराधना करता है, वो आपकी पूजा करता है। तो हमारे हिस्से का काम ये है। अरे मैं तो इनमें फंसा हुआ हूँ बहुत। मैंने नए नए शब्द देखे, आके नई चीजें निकली। मैं सुना करता था साउंड स्लीप, मतलब गहरी नींद, गहन निद्रा। अब इन दोनों के साथ सोचता हूं तो पता लग जाता है साउंड स्लीप का मतलब क्या है, वो स्लीप जिसमें साउंड हो। तो अगले सोए रहते हैं, मैं परेशान रहता हूं, मैं जानता रहता हूं। ये नई नई चीजें हैं, नई नई बातें निकल के आती। साहब हम नए फार्मूले निकाले हैं इस देश में आके, हमने नए फार्मूले निकाले। हमारे एक दोस्त हैं अश्विनी बख्शी जी, उनके साथ हम लास वेगास गए। तो जनरली क्या है, जिस भी आप होटल में चले जाइए वहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है और माइक्रोवेव, ये वो सब चीज़ें होती है। लेकिन वहाँ के होटलों में गायब होती हैं। वो चाहते हैं कि आप जुआ ही खेलें और कोई काम ना करें। अब साहब वो घर से बनवा के सब्जी वब्जी और पराठे लेके आए थे। बोले यार ये तो ठंडे पड़े हैं, अब क्या करें। मैंने कहा इनको गर्म कर लो। बोले कैसे गर्म हो सकती हैं, पूरियाँ कैसे गर्म हो सकती हैं। मैंने कहा फार्मूला, जो भारत का आदमी फार्मूला निकाल लेता है। तो हमने क्या किया कि वो गर्म पानी निकाला और जो है वॉश बेसिन में उसको बंद कर दिया। छोले गर्म हो गए हमारे। अरे बोले पूरी कैसे गर्म होगी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी कैसे गर्म होगी, ये प्रेस कैसे काम आएगी। तो हमने कपड़े वाली जो प्रेस है उससे पूरियाँ गर्म की और उसका जो फालतू तेल था सारा खत्म किया। भारत का आदमी पूरा जुगाड़ का आदमी होता है। ये नए नए फार्मूले आपके साथ काम आ जाएंगे। मैं बताऊं आपको, वो क्या हुआ कि एक इंग्लैंड के अंदर था एक आदमी, वहाँ जो है वो देखा वहाँ लगी हुई थी ये पॉलिश करने की मशीनें। तो उसका फार्मूला ये था कि साहब एक पैर रखिए, आप पॉलिश होके निकल आएगा, फिर आप दूसरा पैर रखिए। अब जब तक वो एक निश्चित मात्रा का जो अमाउंट है आप नहीं डालेंगे तो आपका पाँव मशीन नहीं छोड़ेगी। लेकिन भारत का आदमी फेल थोड़ी होता है। वो गया साहब, उसने पैर डाला, एक पैर मशीन ने जो है पॉलिश कर दिया। फिर वहां से निकला, वो 100 मीटर दूर दूसरी मशीन थी, वहां गया, दूसरा पैर डाला, अपना काम करके निकल आया। ये तो समस्या उसे हुई होगी जिसने अपना पहला पैर डाला होगा। लेकिन हमने वो समस्या नहीं मोदी जी होने दी, क्योंकि हमने जो है वो जो प्रेस थी उसको अच्छी तरह साफ सुथरा करके लौटे थे ताकि किसी का सूट जो है वो उसको सुंदर ना कर दे। तो ये कई तरह के फार्मूले पे तो राजबेरी दरअसल क्या पहली बार आता है आदमी तो जानता नहीं है। ईमानदारी की बात ये है कि मैं तो जानता हूँ कि यहाँ जो है वो जो भी महिला सूट पहनती है वो पार्टी में पहली बार ही पहनती है। घर कई बार पहन ले, वरना तो होता ही है कई बार कहता तुमने तो उस दिन भी पहना था, तो बुरा लग जाता है। लेकिन विनीता जी बहुत खूबसूरत सूट है और आप भी ईमानदारी से खूबसूरत है। आपके पति बैठे तो मुझे क्षमा करें।
कई बार कहा तो पति कहता दूसरे की मतलब जो है वो प्रशंसा कर दी, लेकिन बहुत बढ़िया आपने यहाँ कार्यक्रम किया। कहीं हमारे से कोई थोड़ी मतलब चूक हो गई हो, आपके मन में कहीं थोड़ी हल्की ठेस लगी हो, तो मैं चूंकि संचालन कर रहा हूँ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये हंसी खुशी के माहौल की चीज़ है, उसे हंसी खुशी में ही रहना चाहिए, कहीं ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं तो दो ब्राह्मणों में फंसा हुआ हूँ। ये महेंद्र अजनबी इनका नाम है, ये महेंद्र शर्मा। मुझे पूछने लगे, बोले एक बात बता। मैंने कहा पूछो भाई। बोले पंडित लोग समझदार होते हैं कि सरदार होते हैं? मैंने कहा इन दोनों के साथ टाइम गुजारना है। मैं कहा क्यों पंगा लिया? मैंने कहा यार पंडित ही समझदार होते हैं, उनके चोटी होती है और आकाश मार्ग से जो ज्ञान गंगा आती है वो सीधी की सीधी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है। ये बोले एंटीना तो तुम्हारे भी लगा हुआ है, पगड़ी उतार के देख लो, पूरी की पूरी डिश रखी हुई है। मैंने कहा महेंद्र भाई ज्ञान अपने को आता है, थूक में आता है, पर समस्या क्या है कि दाढ़ी से अर्थ होके नीचे चला जाता है। दोस्तों ये हास्य की बात थी, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जब किसी सरदार जी की बुद्धि अर्थ होकर खेतों में पहुंचती है तो वहां फसलें नहीं, सोना लहरा उठता है। जब वो बुद्धि अर्थ होकर सीमा पर पहुंचती है तो देश की रक्षा के लिए बंदूकें उठ खड़ी होती हैं। और समस्त सदन का प्रेम और आशीर्वाद चाहूंगा, जब वो बुद्धि अर्थ होकर सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर पहुंचती है तो एक सामान्य व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। दरअसल क्या कुमाई गला खींच रहा था या इन्होंने पकोड़े ऐसे खिलवाए हैं कि वो पानी की मांग कर रहे हैं, तो बोतल पानी की रखी हुई है तो काम अपना चलना चाहिए। वैसे ये बोतल जो है जीवन भर साथ रहती है आदमी के, ऐसी बात नहीं। बच्चा पैदा होता है, माँ दूध की बोतल मुंह में लगा देती है, बड़ा होता है स्कूल जाने लगता है, पानी की बोतल लटका दी जाती है, फिर एक कोक पेप्सी का पता लग जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो बियर की बोतल का पता लग जाता है। बोतल से हमेशा साथ है। अरे फिर वो पार्टीज में जाता है तो विस्की की बोतल का पता लग जाता है। और ये बात है कि ज्यादा पी लेता है तो फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ती है। अरे जब ग्लूकोज की बोतल काम नहीं आती तो फिर खून की बोतल लगानी पड़ती है। और दोस्तों जब खून की बोतल फेल हो जाती है तो फिर गंगा जल की बोतल तो काम आती है। समय की सीमा में कोई रचना के 2-3 टुकड़े सुनाता हूँ, उसके बाद अगली पर चलता हूँ फिर कभी। देखिए एक ज़माना था जब आदमी मोबाइल पे फ़ोन करता था। अभी क्या हम तहत में पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा गाके की चीज़ पता लगनी चाहिए। थोड़ा सा मैं थोड़ा माहौल का परिवर्तन करता हूँ। एक ज़माना था जब आदमी मोबाइल पे फ़ोन करता था, घंटी बजा करती थी। आजकल आप फ़ोन कीजिए, आपको गीत सुनाई पड़ते हैं, हेलो ट्यून्स कहते हैं उसे। तो मैंने कुछ राजनेता लिए हैं जो आपस में फ़ोन करते हैं, जो गीत बजते हैं वो उनके आपसी संबंधों को भी प्रकट करते हैं और उनके खुद के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। मजा लीजिएगा। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी के मोबाइल पे फोन लगाया। सोनिया जी मनमोहन जी के मोबाइल पे फोन लगाया और मनमोहन सिंह के मोबाइल ने सोनिया गांधी के लिए क्या गीत बजाया कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। किसी ने मनमोहन जी से पूछ लिया कि तोड़ दो होते कितने हैं? बोले भाई होते तो 4 हैं, पर पहले सोनिया गांधी से कंफर्म कर लूं। तो मनमोहन जी फोन करते हैं सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी का गीत देखिए मनमोहन सिंह जी के लिए कि साडे नाल रहोगे ता, मस्ती से जुड़ के, साडे नाल रहोगे ता ऐश करोगे, साडे नाल रहोगे ता ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, साडे नाल। ये मजा ज्यादा था जो लगातार ताली बजा रहे। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है, मेरे टूटे हुए दिल से। अरे मुलायम सिंह यादव फोन करते हैं मायावती को और मायावती का गीत देखिए मुलायम सिंह के लिए। मैं तेरी दुश्मन, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा,
मैं नागिन तू सवेरा। ये लंबी श्रृंखला है, इसके कुछ टुकड़े मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि और चीजें सुना सकूं। वो गैस का सिलेंडर पूरा समझ लो चलता हुआ, मतलब गुस्सा तो उनके पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, नाक पे नहीं, हाँ जी, नहीं नाक के अलावा भी पता नहीं हर भुजा फड़कती रहती है। वो कहते हैं ना मोनालिसा के बारे में कि वो ऐसा चित्र है जिसका हर हिस्सा हंसता है, मुस्कुराता है। तो ममता बनर्जी ऐसा चित्र है जो हर जगह गुस्सा है, हर अंग जो है वो गुस्से से फड़फड़ाता है। अच्छा, मैं तो कई बार मामला हुआ, वो नंदीग्राम और सिंगूर की जमीन की बात हुई, ये महेंद्र बोले भाई, बोले सिंगूर का मामला है। महेंद्र, सिंगूर का मामला नहीं है, सिंदूर का मामला है, इसका ब्याह करवा दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पर अपनी सुनता कौन है? तो उस समय वो रेल मंत्री को हटवाने के लिए वो प्रधानमंत्री मनमोहन जी को फोन करती हैं, और मनमोहन सिंह जी का गीत देखिए ममता बनर्जी के लिए, दादी अम्मा मान जाओ। और इस श्रृंखला का अंतिम टुकड़ा देखिए कि आम आदमी जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को फोन करता है तो जो गीत बजता है कहीं वो आपके दिल की भी आवाज होगा। ये लोग ढूंढते हुए राष्ट्रपति ढूंढ रहे हैं, जुगनू को तलाशी करने लगे, जुगनू ढूंढने लगे जब चांद चमक रहा हो। तो कलाम साहब तो ऐसे रहे कि लोग आज भी उनको प्यार करते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो सबसे ज्यादा तालियां अगर किसी के आगमन पर बजी तो कलाम साहब के आगमन पर बजी थी। और जो लोग कहते हैं हमारे देश में सांप्रदायिकता है, सामने वाले का कद ऊंचा होना चाहिए, वो देश कितना प्यार करता है उस व्यक्ति से। और आप वैसे भी लिख कर देखिए, दिवाली अंग्रेजी में वो अली पे समाप्त होती है। आप रमजान लिखिए अंग्रेजी में, प्रेम से पढ़िए, वो राम से शुरू होता है। तो कहा है किसी ने कि दिवाली में अली बसे, कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए। आम आदमी का फोन और कलाम साहब का गीत देखिए आम आदमी के लिए कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं। धन्यवाद साहब, शुक्रिया। तो मैंने कि मुर्गी जो है वो अंडे वाले की दुकान पे चली गई और बोली भाई साहब एक अंडा दे दीजिए। मुर्गी ने रंगीन अंडे दे दिए तो मुर्गा जो था उसने पड़ोस में रहने वाले मोर का मर्डर कर दिया। बोला हमारे टीके से दर्द का होना, अरे हमारे टीके से दर्द का होना, हमारी सुई से मरीज का रोना इतना आसान नहीं है। ये डॉक्टर जीवनलाल का क्लिनिक है, किसी नौसिखिए की दुकान नहीं है। तो आश्वस्त होकर मरीज ने पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स खोला उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, इंजेक्शन नोटों में घुस गया और दवा पर्स में आ गई। और मैंने देखा आप कि इसी प्रकार सरकारी ग्रांट की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है, कि इसी प्रकार सरकारी अनुदान की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है। जिसे गरीब की धमनियों में पहुंचना चाहिए वो इंजेक्शन की दवाई की तरह दलालों के पर्स में पहुंच जाती है। कहीं आवाज आई थी अन्ना का अर्थ कीजिए, अन्न का तो काम ही नहीं है। अच्छा, वो पिछले साल जो है बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का आंदोलन आसपास ही शुरू हुए थे, 2 आंदोलन हुए। और वो बाबा रामदेव जो है रामलीला मैदान में आए तो शहनशाह अकबर की तरह, और जब वहां से निकले तो जोधाबाई की तरह। योग के आपको 25 फायदे पता होंगे। एक फायदा जरूर और है कि आदमी जब योग करता है तो उसे किसी भी साइज की सलवार और सूट जो है वो जो फिट हो जाती है। अरे कंफ्यूजन था, वहां नारे लग रहे थे बाबा रामदेव जिंदाबाद, बाबा रामदेव जिंदाबाद। अगले ने गलत सुन लिया, बाबा रामदेव जिंदाबाद। भागना इसलिए वैसे योग के फायदे हैं साहब। वो एक आदमी बोला मुझे शीर्षासन से बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा क्या फायदा हुआ? बोला शीर्षासन से ये लाभ हुआ कि मेरी 1 महीने पहले जो तेल की शीशी खो गई थी वो बेड के नीचे मिल गई। अरे महेंद्र जी बड़े पैरोकार है साहब। बोलो वो प्राणायाम करो। एक मित्र बोला पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बोलो प्राणायाम करवाओ। तो बोलो कैसे करवाओ? करवाना क्या? बोलो टीवी खोल लो, बाबा रामदेव बता देंगे। साहब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने फोन किया, बोलो पिताजी की तबीयत कैसी है? बोले पिताजी तो चल बसे। बोलो कैसे? बोलो प्राणायाम से। तो प्राणायाम से पिताजी कैसे चल पसे? बोले आपने बताया था। पिताजी ने टीवी खोला, बाबा जी ने कहा सांस खींचो, पिताजी ने खींची, उसके बाद बिजली चली गई। अरे ये भ्रष्टाचार तो बड़ी बड़ी प्राचीन पावन परंपरा है।
एक दिन में थोड़ी पैदा हो गया। अभी लोग कहते हैं साहब ये वो लिखा होता साहब रिश्वत लेना अन्याय है, ढंग से पढ़िए आप, उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि रिश्वत लेना अन्याय है। पढ़ने वाला गलत पढ़ रहा है। अरे ये कहते हैं साहब कि सुदामा जो एक पोटली चावल लेके गया, भाई मथुरा से लेके द्वारका गुजरात में एक पोटली चावल लेके गया। मेरे शोध किया, मुझे पता लगा साहब कि पूरी की पूरी बुकी लेके गया था सुदामा सत्तू की। अब बुकी लेके गया था, टोल वालों ने टोल काट लिया, पुलिस वालों ने अपना हिस्सा ले लिया, अगले के पल्ले वही बचा। ये स्थितियां हैं साहब। और मैं आपको एक रचना विशेष हिंदी लवर्स क्लब है और एक हिंदी पर मैं एक कविता, क्योंकि मैंने पढ़ा इनके उसमें, और एक विशेष कविता हिंदी की। हिंदी वो होनी चाहिए जो आप और हम समझते हो, हिंदी वो नहीं होनी चाहिए जो क्लिष्ट हो, संस्कृतनिष्ठ हो, जिसको समझने में बुद्धि लगानी पड़े लंबी चौड़ी। मेरा मानना तो ये है कि हिंदी के कट्टर समर्थक ही सबसे विरोधी हैं हिंदी के। उन्होंने हिंदी को इतनी संस्कृतनिष्ठ, इतनी जटिल और इतनी दुरूह बना दिया है कि जिस भाषा में सुबह से लेकर रात तक हम बातचीत करते हैं, जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो लगता नहीं कि अपनी भाषा है, लगता है कुछ और पढ़ रहे हैं। ये मेरी कविता 2003 में इंडिया टुडे जो हिंदी का प्रकाशित होता है उसमें भी प्रकाशित हुई थी। और वैसे हंसाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन कविता के माध्यम से हंसाया जा सकता है। मैं आप तक ये कविता पहुंचाता हूँ, एक बार आप जुड़ेंगे तो आपको आनंद होगा और महसूस करेंगे। और उसमें भाषा की समस्या का समाधान भी है। देखिएगा आप, हर भाषा के महत्व को, चाहे वो गुजराती है, चाहे मराठी है, चाहे वो कोई भाषा है, मैथिली है, हर भाषा के महत्व को मैंने इसमें रेखांकित करने का प्रयास किया है। आप मजा लीजिएगा कि आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली, कि आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली और अगले ही दिन से अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल ना करने की ठान ली। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित नासिका चिपटित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। अब शुद्ध हिंदी में चश्मे को यही कहते हैं। अभी महेंद्र का बेटा आ गया, बोला अंकल जी, मैंने कहा क्या बात हो गई बेटा? बोले जी चश्मे से बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले जी जब चश्मा लगा लेता हूँ ना तो लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती हैं। मैंने कहा फेंक दे चश्मे को, तोड़ दे। बोले जी फिर लड़कियां नहीं दिखती हैं। बड़ी विकट स्थितियां हैं, बड़ी विकट स्थितियां साहब। वो एक दिन जो है ये राज भाई, एक पड़ोस का लड़का था, वो बोला जी मेरे को दूर का कम दिखता है। तो बोले चल ऊपर छत पे ले गए। बोलो दिख रहा है वो दूर का? बोलो जी दिख रहा है। बोले क्या है? बोले सूरज है। तो बोले और कितनी दूर देखेगा? तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित, ये हंसने तो ताली बजा लीजिए एक बार। हाँ, नेत्र स्थित नासिका चिपटित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका, फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका एवं दंत स्वच्छ कारक लेप से अपनी दंतावली को स्वच्छ किया और चमकाया। और एक कप चाय मंगाने के लिए अपनी पत्नी को शयन कक्ष में आवाज देकर बुलाया। हे प्रिय, एक पक्की मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। एक पक्की मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। तो बोली सुबह सुबह शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ, ये नई कविता सुना रही है कहानी? तो शुद्ध हिंदी में बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम ध्वनि से तो कुछ संकेतों से निपटाए और दिल्ली जाने के लिए एक त्रिचक्रीय है वाहन अर्थात रिक्शा में बैठकर हम वाहन गमनागमन स्थल तक आए, बस स्टैंड। तो वहां भाई महेंद्र जी थे। बोले लेट कैसे हो गया? तो शुद्ध हिंदी में बताना था। मैंने इन्हें बताया कि हमारी त्रिचक्रीय वाहिनी के अग्र चक्र में छिद्र हो जाने के परिणाम स्वरूप समूचा पवन उत्सर्जित हो गया। समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। छिद्र अवरोधक से छिद्र बंद करवाने के उपरांत पवन ठूसक यंत्र से उसमें पुनः पवन प्रविष्ट करवाई, अतः विलंब हो गया मेरे भाई।
देखते हमने उससे कहा, संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर ठेठ हरियाणवी था, सीटी बजा के ड्राइवर से बोला, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है। दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही है, जरा ब्रेक मार के इसने उतरिए। तो हमने कहा, महोदय वाहन मत रोकिए, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना, कि जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना। तो बोला, तू आगरे क्यों नहीं चला जाता? वो बोला, तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वही है मशहूर पागल खाना। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास बैठे एक यात्री ने सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाया, हमने शोर मचाकर तुरंत कंडक्टर को बुलाया। हमने कहा, संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत बुलाया कि यह व्यक्ति श्वेत धूम्रपान दंडिका को गड़बड़ हो गई बीच में। तो शुक्र है भाई साहब का मुकाबला कर रहे थे, तब तो ठीक था। तो हमने एक व्यक्ति को, नहीं वो तो मैं तो मीट भी नहीं खाता साहब, क्या करूं, लेकिन देखता हूँ लोग खाते हुए। ये परिवहन नियमावली के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों का खनन है। इस प्रकार ये व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे को ही तोड़ रहा है। कंडक्टर बोला रहा, बैठ जा बैठ जा। कंडक्टर बोला रहा, बैठ। इसने कौन सा गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी, एक सिगरेट ही तो सुलगाई से, और इतना शोर तो अमेरिकन टावरों के टूटने पे भी नहीं मचा। जितनी हायतों का तने थोड़े से धुएं पे मचाई से। तो साहब दिल्ली पहुंचकर एक रिक्शा वाले को हमने जिलाधिकारी निवास समीप स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचाने के लिए बतलाया। वो 2-4 लोगों से पूछ पाछ के हमसे सीधा टकराया। बोला, तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है? सीधे सीधे भी तो बता सकते थे कि तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे, अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी। तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है, सीधे सीधे भी तो बता सकते थे, अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी, हिंदी में भी तो सता सकते थे। और मित्रों, जो भाषा की समस्या का समाधान है, जो मैंने जिसके लिए कविता लिखी, कि यदि आप हिंदी की भगीरथी को समुद्र नहीं बना सकते, तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। क्योंकि सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। इस सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। और हमने दूसरी भाषाओं की शब्द रूपी नदियों को हिंदी के भगीरथी में मिलने से रोका है। इसलिए हिंदी आज तक हिंदी रही है। जन जन की हिंदुस्तानी गंगा नहीं बन पाई है, जन जन की हिंदुस्तानी गंगा नहीं बन पाई है। तो मैं घोषणा करूं मध्यांतर की, उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी कवियों की पुस्तकें हैं, सीडीज हैं, बुक्स हैं, जो लोग लेना चाहें वो यहाँ विनीता जी यहीं व्यवस्था करेंगी। और वो $10 में एक है, तो जो लेना चाहें वो लें। और जिनको कभी अच्छे ना लगे हो वो ना लें गलती से, नहीं तो उनको फिर वो भूत वाली कविता ना याद आएगी। और ये रचनाएं इसमें अलग है जो पढ़ी गई हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ। और ये 10 मिनट के इंटरवल की घोषणा करूँ 4 पंक्तियों के साथ, जो कि बढ़ते बढ़ते 15 मिनट का हो जाएगा। नहीं 10 ही रहेगा, इतना ही रहेगा, फिर तो भारतीय कहाँ रह जाएंगे हम। हाँ, कि सितारे ना सोए अभी रात बाकी, सितारे ना सोए अभी रात बाकी, अभी तो कवि की हर एक बात बाकी, और महफिल से उठकर चले मत जाना, हमारी तुम्हारी मुलाकात बाकी। ये खास कवि जो आपको लगता है कि वो हंसा रहा है, एक्चुअली वो आपकी आत्मा को जगा रहा है, वो आत्मा जगाता है और वो संस्कृति को मेंटेन करने की कोशिश करता है, वो समाज के दर्पण को दिखाता है। तो हम आज बहुत ही खुश नसीब हैं कि मंजीत जी जैसे और हमारे मिस्टर सिंह जैसे और गौर जैसे कवि हमारे बीच में हैं, जिनसे हमने इतनी सुंदर कविताएं सुनी है और जिन्होंने बातों बातों में बड़ी श्रद्धा से हमको हंसा दिया। और मैं मंजीत साहब के लिए मैसेज दूंगी कि हम ये बात केवल हिंदी के लिए नहीं है, ये बात मैं आपका अटेंशन चाहूँगी कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ को हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं
उसी चीज को हम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपने एक बात कही अभी कि पैरों के कांटों को निकाल दो तुम भी, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। लेकिन हम तो लोगों में से हैं कि हम चुभा के चुभन लेते हैं। हिंदी की बात पर ही नहीं, हिंदी की जब बात आई है तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर भी रखूंगी थोड़े से आपके उसको विचार के लिए, कि भाषा की परेशानी हमारे साथ क्यों रही हमेशा से, क्यों हम हिंदी को एस्टैब्लिश करने में एक तरह से असफल रहे। जबकि आप फैक्ट्स फिगर देखें तो 490 मिलियन पीपल हिंदी बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि भारत में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है, सिंगापुर में बोली जाती है, थाईलैंड में बोली जाती है और ट्रिनिडाद और टोबैगो में बोली जाती है। वहाँ तो इंडियंस 400 साल पहले गए हुए हैं, वो हिंदी के साथ अपनी वो भी सीख गए, टोबैगो लैंग्वेज ऑल्सो। एंड कनाडा, यूएस और यूरोप, जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ हिंदी बोली जाती है। लेकिन हम उसका खुद ही बहुत नुकसान कर लेते हैं। पहले जब हिंदी का चलन चला, मुझे याद है उस वक्त मैं प्रोफेसर थी और ये बात चल रही थी कि हम हिंदी को किसी तरह से एस्टैब्लिश कर देंगे। हमारा भारतीय चिन्ह है, हमारे भारतीय झंडा है, हमारा भारतीय मार्क है, हमारा नेशनल एंथम, भारतीय पूरा देश का नेशनल एंथम है। लेकिन भाषा के नाम पर अगर कोई पूछता है हमको, तो हम अलग अलग भाषाओं का नाम विदेश में देते हैं। ये बात समझने की बात ये है और दर्द समझने की बात ये है कि हम आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन देश की इज्जत को रोकने के लिए हमें ये सोचना होगा कि हम तमिल हो तो तमिल भाषा नहीं बता सकते। इसके इस स्टेट में आपको ताज्जुब होगा, गुजराती एक इंडियन नेशनल लैंग्वेज के नाम पर लिखी हुई है। इलिनॉय, स्टेट ऑफ इलिनॉय में गुजराती नेशनल लैंग्वेज है, टेक्सास में पंजाबी लैंग्वेज मान्यता प्राप्त किए हुए हैं और कहीं तमिल प्राप्त किए हुए हैं। ये हमको बहुत ही शर्मनाक स्थिति में खड़ा कर देता है एक भारतीय होने के नाते। हमारे झगड़े कितने भी हों, हमारी परेशानियां कितनी भी हों, वो उनसे हम जूझ सकते हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता उसके मान पर हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये हर भारतीय ये तब होगा जब अच्छा होता क्या है, अक्सर जब हिंदी की बात होती है तो ये कहा जाता है कि नॉर्थ इंडियन, क्योंकि हिंदी हमारे भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है? कोई हाथ उठा के बता सकता है मुझे जो कहाँ कहाँ बोली जाती है? यूपी, हरियाणा, बिहार में बोल गए हम, हरियाणा का, अब तो छत्तीसगढ़ को, यूपी के कई पार्ट हो गए, यूपी के राजस्थान में बोली जाती है हिंदी, मध्य प्रदेश में बोली जाती है हिंदी, झारखंड में बोली जाती है हिंदी, बिहार में बोली जाती है हिंदी, अगर और नेपाल में बोली जाती है हिंदी। अगर हम केवल भारत को लें तो हाँ, बंगाल में बोली जाती है हिंदी। बंगाली के साथ साथ 180 मिलियन लोग हमारे केवल भारत की संख्या में, जो कि आंकड़ा बताता है, आंकड़े जबकि बहुत ही कम होते हैं हमारे यहाँ के, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जनसंख्या भी कभी सेंसस कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट के लोग नहीं हैं, हम केवल बात से बात करते हैं, लिखते नहीं हम इतना जोर शोर से। अगर 180 हम उनकी बात भी मान लें तो सबसे 41% लोग हिंदी बोलते हैं। और इश्यू ये नहीं है कि हम कितना बोलते हैं, इश्यू ये है क्या हम अपने भारत को गिरा सकते हैं जब हम उसका झंडा उठाते हैं इतने शौक से। हम जब भारतीय कहलाते हैं इतने शौक से और मान करते हैं अपने देश पर, तो हमारा मान अधूरा है जब तक कि हम हिंदी को अपनी मातृभाषा या अपनी नेशनल भाषा नहीं स्वीकार करते। और ये क्लब, उसको मैं बधाई दूंगी गुरजन जी को और उषा जी को एंड रीता जो इसलिए इतनी प्यारी जो इतना आपका कर रही हैं, इन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है जिनके पीछे हमें बिना किसी सोच के खड़ा हो जाना चाहिए। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कौन है, क्या है और कहाँ से आए हैं और किस प्रदेश से आए। ये प्रदेश की बात नहीं है, ये किसी प्रोविंस की बात नहीं है, ये साउथ और नॉर्थ की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष की इज्जत की लड़ाई है। और वो हमें सोचना होगा और इसे अपनाना होगा। और जितने भी लोग आप आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों, आपके बच्चों से जब तक ये मैसेज नहीं जाए तब तक हमारा काम अधूरा है।
और हमें इसे जन जन तक ले जाना होगा। और आप देख रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड का मतलब है हम कनाडा वाले लोगों से भी बात करें जो आपके रिश्तेदार हैं, मैं जानती हूँ कितने लोग कनाडा के रिश्तेदार यहाँ होंगे, और हम फिजी में भी बात करें, हम ट्रिनिडाद से भी बात करें, हम सारे देशों में बात करें, और भारत हिंदी हमारी भाषा है, ये हमें स्टेट से बात करनी होगी। और हमें मिलकर स्टेट के जो यहाँ के जितने भी अफसर्स हैं या मेयर हैं या गवर्नर हैं उससे बात करके हिंदी को एक उसका उचित स्थान दिलाना होगा। अदरवाइज हमारा अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का हमें कोई हक नहीं। थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत बधाई देती हूँ हमारे कवियों को और उनके प्रयास को। उन्होंने बहुत ही हमारे मन को छुआ है और हमारे दिमाग को स्ट्रक किया है, और उन्होंने हमारे समाज की एक दर्पण वो देते हैं और वो हमेशा मार्गदर्शन हमें करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी आपने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी आपने, आगे तो सारा आसमां बाकी। मिस्टर सोहन जोशी जी को यहाँ पर वो आके स्टेज पे अपना बाकी का कार्य शुरू करें। बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए संतोष कुमार जी ने। हाथ से कभी पधारे और हमारे मन को खोल दिया। उन्होंने बता दिया कि राजस्थान और दिल्ली और पंजाब तीनों का मिक्सचर हमको पिला दिया। कितने प्यार से पिलाया। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमको उनको सुनना है। मैं तो आपके शिकागो में रहता हूँ, सुनते रहिएगा। मैं स्टेज पे दावत देता हूँ नरेंद्र कुमार जी को, नरेंद्र पटेल। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो नरेंद्र पटेल जी पधारिए। लगता है कार्य की व्यवस्था से चले गए। हम दूसरे हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं रोहित कुमार जोशी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आने की कोशिश करें, क्यों हम कवियों को सम्मानित करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम हिंदी लेवल्स क्लब के लोग, हिंदी को प्यार करने वाले लोग, हम अपनी संस्कृति को भूले नहीं हैं। मैं मेरे जो अध्यक्षा हैं गुरुचरण जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पे आ जाएं, और कवियों से निवेदन करूंगा कृपया अपनी अपनी खुशी सम्मिलित हम आपको सम्मानित करें। मैं उषा जी को बुला रहा था लेकिन पता नहीं दिमाग से निकल गया। 3 औरतों ने मिलकर के इसको कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आपको सबको बता दूं, त्रिमूर्ति ने शुरू किया था, मुक्ता तोमर जी, उषा कुमारी और गुरचरण जी। तोमर जी कंसल जनरल चलेगी, उसकी जगह हमारी वनिता जी आ गई। 3 देवियां बाकी है, उषा कुमारी जीत ली। नाक समझते ना, तो जरा तालियां जोरों से हो जाए मोदी साहब के लिए। जरा तालियां बजा दीजिए भाई। भगवान के बाद अंग्रेजी में जो गॉड कहते हैं, रासबिहारी जी गॉड। शेर को हम सबसे पीछे इसलिए बुलाते हैं कि अपने को डर न लगे, शेर आपको डरा देगा। सिंह साहब आपका सम्मान है। कार्यक्रम का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। कवियों से निवेदन है कि अपने विचार को खुल के प्रकट करें और हम खुल के हंसें। धन्यवाद। आपको माइक देने से पहले एक चीज का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा था यहाँ मेरी ड्रेस का। वैसे तो मैं नहीं बताने वाली थी, पर अब मैं बता रही हूँ कि अब जिक्र हो ही गया तो बता दूं भाई, मैं फैशन कंसल्टेंट हूँ, डिजाइनर हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो बिजनेस की बात हो जाए, मेरा कार्ड पीछे लगा हुआ है हर एक फ्लायर के पीछे। चलो मस्ती थी। अभी आप मंजीत जी आइए, आपके आगे क्या मैं शब्द बोलूं, यूं ही फीके पड़ जाते हैं। तो आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए और हमें इसी तरह हंसाते रहिए। थैंक यू। शुक्रिया और सभी का स्वागत है। आपसे ही बात शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा हमारा बिजनेस है और ये है, तो वो है कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता।
4 पंक्तियां आपको समर्पित हैं कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, और हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पर एक ताजमहल क्यों नहीं होता। देखिए, मेरे लिए बड़ा ये गर्व की भी बात है और बड़ी खुशी की बात भी है कि मोती अग्रवाल जी ने मुझे सम्मानित किया है। और मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि जो इनका जन्म स्थान है ये नारनौल के इनका पैदाइश है, मेरी भी वहीं की पैदाइश है। और अगर फीते से नापें तो कोई 500 मीटर से फालतू वो जगह नहीं होगी जो मोहल्ले थे। तो मुझे बहुत हर्षित महसूस करता हूँ मैं। और संतोष कुमार जी ने वो बात कही तो मुझे बीच में, मैं इंटरवल में जब था तो लोगों ने कहा साहब हिंदी में एक दिक्कत आती है कि उसमें नपुंसक लिंग नहीं है, तो दूसरी भाषाओं वालों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है। लेकिन मैं जी बात ये देखिए, हिंदी जो भाषा मर्दानी भाषा दरअसल उसमें नपुंसक नहीं होते, या तो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, बीच वाला मामला जो है वो होता नहीं है। ये हमारी भाषा की खासियत है, लेकिन उसको आप संभाल सकते हैं। अब आपने कहा संतोष कुमार, हमें पता है ये महिला है, बार बार आपने कहा संतोष कुमार, हमें पता है ये महिला है, हमने संतोष कुमार को जो है वो नहीं कर दिया। तो आप निर्भय कुछ भी बोलिए, कोई परेशानी नहीं है। जो हिंदी भाषी है वो कहीं भी कुछ चूक करता है वो हमारे सम्मान के लिए है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनकी अगर वो गलत हिंदी बोलते हैं उनका आदर करते हैं कि उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कोशिश की, तो आप हमारे लिए शलाघ्य हैं, हम आपके जो है आदर करते हैं। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ मुझे एक इंटरवल में एक बच्ची मिली उसलत, शायद वो चली गई है मेरे ख्याल है क्या, हाँ ये उनकी मुझे एक बच्ची मिली उसलत। जो हिंदी की कमी है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके माताजी हैं वो हाफ टर्की हाफ इंडियन बताने लगे। तो मैंने कहा कि जब आप उस बच्ची को साथ लेके आई हैं तो बच्ची वो हाफ टर्की हाफ इंडियन नहीं है, वो पूरी इंडियन है। और वो उन बच्चों से ज़्यादा बेहतर है बच्ची ये जो बच्चे अपने घर में हैं। हमारी स्थिति कमी यही है कि अगर हम अपने बच्चों को, एक बार इस बच्ची के लिए तालियां बजाइए। मैं देखिए, जो कमी है मूल वो यही है अमेरिका के अंदर, हम अपने बच्चों को हिंदी से दूर रखे हुए हैं। अगर हम अपने बच्चों को यहाँ लाएंगे तो निश्चित रूप से हिंदी ऊपर जाएगी। ऐसे कार्यक्रमों में अगर आप लाएंगे तो देखिए, आपके बच्चे, आप जब वो टीवी देखते हैं तो बॉलीवुड के गीत भी सुनते होंगे, फिल्में भी देखते हैं, तो वो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो देखते हैं, तो ये भी उनको अच्छा लगेगा। आप एक बार उनको 15 मिनट के लिए लाइए, फिर हमारा वादा है कि वो निश्चित रूप से यहाँ रहेंगे। बेटे बहुत बहुत आप आए हैं यहाँ, आपका बहुत स्वागत है। और सभी लोग जो है आपके लिए एक बार तालियां जोरदार बजा दें। एवरीबॉडी इज क्लैपिंग फॉर यू, ठीक है, बैठिए। आई एग्री, हिंदी के प्रोग्राम में हिंदी बोलूँ। हाँ, तो ये मूल जो है समस्या ये है। और तमाम बातों को लेकर हम अब चलते हैं। संतोष जी, आपने कहा था तो मैं यही कहूँगा कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त ना कभी बन पाएगी, सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त ना कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है। ये दूसरा दौर, मैंने कहा पहले दौर में कुछ लोगों ने जाना था, धन्यवाद आपका जो आपने ख्याल रखा। कोई बात नहीं, जो दूर से चीज चल के आती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हम भी इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये दूसरा दौर जो है वो, मैं पहले दौर में था कि कुछ लोगों ने चले जाना था तो मुझे उसका ख्याल था, तो मैंने उस तरह से बांटा था। मैं पहले रास बिहारी गौड़ जी को बुलवाऊंगा, उसके बाद महेंद्र अजनबी को, और उसके बाद कुछ समय अगर बचेगा तो मैं पढ़ूंगा, वरना आपसे जो मोहब्बतें मिली हैं उसका कोई जवाब नहीं है। तो उसके लिए इतना या इतना कुछ नहीं हुआ करता, प्यार तो उतना होता है जब दिल खोल के देखो तो प्यार ही प्यार होता है। तो मुझे वो सब मिला है आपसे और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक 4 पंक्तियां आपको और देना चाहता हूँ। ये बात चल रही है, मैं कवि को बुलाऊं पहले को। राधे श्याम प्रगल्भ जी की 4 पंक्तियां हैं, सूखती बन जाती है। कई बार कविताएं हैं वो सूखतियां बन जाती हैं, जो जीवन में हमें उसको निभाने की जरूरत होती है, उसको साथ लेने की जरूरत होती है। कि वो कहते हैं साहब कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम, मुंह जो छिपाते फिरो दिन के उजेरे। हम अगले दौर की शुरुआत करते हैं और हास्य और ठाकों से।
और एक बार फिर से सुना दीजिए, ये बहुत जरूरी है शिकागो के हालात के लिए। दोबारा आपने कहा, ये वास्तव में ऐसी वो जैसे रोज पढ़ा जैसे जाता है, तो जैसे हम कहीं सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वो चीजें बार बार आती हैं, लेकिन वो अपने आप में एक अर्थ रखती हैं। जब भी हम उनको कभी गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों को पढ़ते हैं, कहीं रामायण पढ़ते हैं, तो हर बार अपने आप में वो नया शब्द होता है साथ साथ, और कुछ शब्द इन लोगों के नहीं होते, उनके लिए ध्वनि ऐसी होती है कि हमारे सारे माहौल को पवित्र कर देती है वो। तो ये पंक्तियां आपने कहा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। राधे श्याम प्रगल्भ जी की पंक्तियां हैं, नोट करके रखिएगा कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। पहली बार से भी ज्यादा तालियां बजनी चाहिए। मैं समाप्त करूं इसे कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम, मुंह जो छिपाते फिरो दिन के उजेरे। रासबिहारी गौड़ हमारे छोटे भाई हैं और कई समस्याओं का समाधान हम लोग इनका करते हैं। हाँ, वो पिछले दिनों जो है ये बताने लगे, बोले यार हमारे यहाँ जो है भाई, कई बार क्या आदमी कंपैरिजन करता है यहाँ से वहाँ से वहाँ से, बोलो दिल्ली में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, मुंबई में बम फट रहे हैं, हम अजमेर वाले छूट रहे हैं, हमारे यहाँ बम नहीं फटते। मैंने कहा तुम्हारी तो दरगाह है, ख्वाजा साहब की नगरी है, सारा विश्व जानता है। बोले इस तरह तो जानते हैं, लेकिन ये बम बम भी फुटना चाहिए। तो मैंने कहा भी मैं महेंद्र अजनबी से पता करता हूँ, पत्रकार इनके मित्र हैं। अब मेरी तो मित्र जो है पत्रकार, मेरी बहन है वंदना जी, अब यहाँ से कहाँ पता कर लूँ, वहाँ की स्थितियाँ वहीं से पता होनी है। तो इन्होंने मुझे बताया भाई देखो ऐसा है, मोडस ऑपरेंडी है जो टेररिस्ट हैं उनकी, वो पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले भीड़ भरे बाजार में नई साइकिल खड़ी करते हैं, फिर आधे घंटे के बाद दूसरा टेररिस्ट जाता है, उसमें एक बम फिट करता है, उसके आधे घंटे के बाद तीसरा जाता है और रिमोट से उसको उड़ा देता है। बोलो अजमेर के अंदर हमने कई नई साइकिलें खड़ी की, दूसरा जाता उससे पहले को उठा ले जाता था उसको। बोले 25 साइकिलें बर्बाद कर चुके हैं वहां, तो इसलिए वहां रहने ही दें। लेकिन मैं तो साहब वो गाजी तनवीर कहीं कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। और ये इस भाई का हाल इसलिए हुआ कि ये दरअसल क्या है कि पढ़ाने जाया था ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, टीचर ने पूछ लिया भाई रासबिहारी गौड़ प्रेम और इश्क में क्या अंतर होता है बताओ, प्रेम और इश्क में क्या अंतर होता है बताओ। तो ये बोले साहब ऐसा है, जो आप अपनी बेटी से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं उससे करता हूँ वो इश्क है। जोरदार तालियां बजाइए रासबिहारी गौड़ के लिए। से पंगे लिए, वो किसी लायक नहीं रहा। हाँ, रावण ने विभीषण से लिया था, मालूम है क्या हुआ था रावण का? बड़ा भाई था रावण भी मैं विभीषण। आइए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं चाह रहा था कि निश्चित रूप से हमारे मंजीत भाई ने बड़ा प्रयास किया है, और बहुत ये अनुष्ठान सजाना मुश्किल काम है। हिंदी लवर्स और मतलब आपसे कई संपर्क सूत्रों के साथ ये आयोजन खड़ा किया है, तो मैं अपना समय, लेकिन जल्दी में। और एक अच्छी बात जो अजमेर की बात कही, यहाँ देख एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अपनी बात कहूँ। अभी इंटरव्यू में बैठा था, यहाँ पर एक फ़ोटो लगी है, आप देखना, और वहाँ अजमेर जंक्शन है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे आने से पहले मेरी कविताएं आपके घरों तक थी, मेरे आने से पहले मेरा चेहरा आपके ड्राइंग रूम में था, मेरे आने से पहले मेरे हस्ताक्षर आपके दिलों में थे, मेरा नगर यहाँ पुकारे जाने से पहले इस हॉल में खड़ा था। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी देर कौन पढ़ रहा है, हर आदमी जल्दी में। मैं तो ध्यान, एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था, मैंने कहा भाई क्या है? बोला भाई साहब इतनी जल्दी में वो बैठ नहीं सकता। हर आदमी जल्दी में। वो सच कह रहा हूँ, मेरे पिताजी के स्वर्गवास में एक आदमी को बैठने आना था, नहीं आ पाया, बोला भाई साहब जल्दी में था, इसलिए पड़ोसी के घर बैठ के चला गया। आदमी जल्दी में गड़बड़। अच्छा आगे और बोला कोई बात नहीं, अब की बार माता जी मरेगी तो जल्दी टाइम से आ जाऊंगा। इस देश में जल्दी गड़बड़ कर दी है, हमारे देश में बड़ा गड़बड़ काम, लेकिन फिर भी समय का अपना महत्व। आइए एक कविता सुना देता हूँ, उसके बाद समय बचेगा तो एक छोटी सी कविता और सुना दूंगा, क्योंकि ये तीन रंग कहीं मुझे आह्लादित कर रहे हैं, कहीं स्पर्श कर रहे हैं, और वो राष्ट्रीय चेतना की बात होगी। लेकिन उससे पहले खास से बेन की छोटी सी कविता, क्योंकि आप जानते हैं साहब, हम लोग आपने टेलीविजन में जो कुछ देखा, चुटकुले बहुत देर तक सुनाए जा सकते हैं, 10 रुपए की किताब में मिलते हैं, नेट यूट्यूब पर सब देखते हैं, यहाँ भी बहुत देर से हम सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन
संवेदनाओं को उकेरना और संवेदनाओं में से हास्य निकालने की कोशिश की। हम किसी के बैठने जाते हैं, शोक संवेदना सभा में, मौत का मालूम होता है, हम संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, लेकिन उसमें से हास्य निकलता है। मैंने वहां से एक कविता उठाई, सीधे सीधे कविता। मैं किसी रामलाल जी का कोई नाम हो तो क्षमा करें, और क्षमा क्या करें, कोई सोच ले कि उनके भविष्य की कविता सुना रहा हूं। हर किसी के जीवन में एक दिन आना है साहब। मैं, हमारे पड़ोसी हैं रामलाल जी, उनका स्वर्गवास हुआ, बहुत सारे जने बैठे थे। एक सज्जन मेरे पास बैठे, बोला यार देखो कितने लोग आए उनकी श्रद्धांजलि सभा में, अगर आज और वो होते तो कितने खुश होते। मैंने कहा वो होते तो हम यहाँ क्यों होते। बोला नहीं नहीं यार आदमी खुश होता है। मैंने कहा तू पहले कर ले। बोला आदमी का मनोविज्ञान। अच्छा एक और सज्जन बैठे, बोला यार रामलाल जी मर गए यार, बहुत लकी आदमी थे, अपनी फैमिली को 5 लाख का फायदा कर गए। मैंने कहा कैसे। बोला बीमा कराया था अभी 6 महीने पहले। मैंने चलो यार फैमिली को फायदा हो गया। बोला बात ये नहीं है, कल आपके घर आ जाऊं। तो वहां भी दुकानदारी कर रहा। देखिए सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। ट्रेन रुकी हमारे वहां, ट्रेन रुकी, सबने हल्ला किया, क्यों रुक गई, क्यों रुक गई, क्यों रुक गई। एक बोला बारीक बात है समझ जाओ तो बता देना, शायद हास्य की कविता का मुहावरा किस तरह भी होता है, हास्य और व्यंग किस तरह गुथे होते हैं। कविता के लिए आए हैं आप लोग, लाफ्टर और कविता में फर्क होता है। जब मैं लाफ्टर में आता था मुझसे पूछते हैं कुछ पत्रकार मित्र भी, रेडियो वाले थे, पूछ रहे थे क्या फर्क है। फर्क बताता हूँ, मुझे आपने टेलीविजन पे देखा, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां ग्लैमर है, यहाँ ग्रेस है। क्यों आते हैं कवि सम्मेलनों में इतनी बड़ी यात्रा करके 172 देशों में एक साथ देखे जाने वाले, रात को 2:30 बजे एयरपोर्ट पे लोग पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिलों पर दस्तक देने आते हैं, क्योंकि वहां ग्लैमर है, यहाँ ग्रेस है, वहां दुनिया है, यहाँ देश है। और पंक्तियां संभालना, वहां दुनिया है, यहाँ देश है, वहां बाजार है, यहाँ सरोकार है, वहां पहचान है, यहाँ परिवार है, यहाँ परिवार है। तो परिवार के बीच परिवार की बात। ट्रेन रुकी, लोग कहने लगे क्यों रुक गई, क्यों रुक गई। किसी ने कहा कोई कट गया। सामने वाला बोला यार कैसे लोग हैं, खुद तो जल्दी मर जाते हैं, दूसरों को लेट कर देते हैं। मैंने कहा यार ये जल्दी तू भी चला जा। तो हम लोग शव यात्राओं में जाना हमने लगभग बंद कर दिया, हमारे देश में भी, शायद यहाँ भी ऐसी स्थिति हो। श्रद्धांजलि सभा में चले जाते हैं, बैठने चले जाते हैं, कहीं तिया होता है, कहीं चौथा होता है, कहीं कोई भी किसी भी दिन एक बैठक होती है, वहां से मैंने कविता ली। हमारे यहाँ उठावना कहते हैं। जैसे ही पता लगा रामलाल जी का राम नाम सत्य हो गया, सुनते ही हमारा कार्यक्रम व्यस्त हो गया। सोचने लगे कौन बड़े घंटे में, पता नहीं कितने घंटे में उठाएंगे, आज बिजी रहो परसों उठावने में जाएंगे। पहला ख्याल आता आज बिजी रहो परसों उठावने में जाएंगे। उठावने के कायदे हैं, ढेरों फायदे हैं, ना पैदल चलो ना आंखें नम, मिलना का मिलना गम का गम, टाइम फिर भी कम, यह है मौत मातम और मजे का 3-in-1 सिस्टम। रामलाल जी तो प्यारे हो गए राम के, अंदर का अमानव क्या बोलता है, रामलाल जी तो प्यारे हो गए राम के, जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनके 3 बेटे, तीनों बड़े काम के। एक नगर निगम में बाबू, दूसरा राजनीतिक सांड बेकाबू, तीसरा पुलिस वाला, स्वार्थ देखें, तीसरा पुलिस वाला, और वहां मिलेगा एमएलए का साला, उससे मुलाकात हो जाएगी, लगे हाथ तो बीवी के तबादले की बात हो जाएगी। बन जाएगा हमारा काम, आम के आम, सभी जानते हैं बात तो। मतलब ये मैं इसलिए रुका, मैंने देखिए कितनों को पता है। आम के आम गुठलियों के दाम। अब तीसरे दिन का सवेरा, हमने अखबार में देखा रामलाल जी का चेहरा, यहाँ भी छपता होगा शायद, हमारे वहाँ छपता है। तीसरे दिन श्रद्धांजलि सभा की फोटो सी आती है, गुमशुदाओं की भी फोटो आती है, दोनों साथ साथ। लोग गुमशुदा वाले के बैठने चले जाते हैं और जो गया है उसकी रिपोर्ट लिखा देते हैं। तीसरे दिन का सवेरा हमने अखबार में देखा रामलाल जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ, हमें बुलाता हुआ, देखो जी जरूर आना, भूल ना जाना, वरना लोग करेंगे मस्करी, कैसा आदमी था, मरा और दरी भी नहीं भरी। वो मुझसे संवाद कर रहा है, आपकी संवेदनाओं पर, दस्तकदरी पर बैठते हैं।
वहाँ कुर्सियों पर बैठने का और आपकी संवेदनाओं पर दस्तक, शायद मेरे कुछ शब्द आप तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ। तीसरे दिन का सवेरा बात करता है मुझसे, वरना लोग करेंगे मस्करी, कैसा आदमी था कि दरी भी नहीं भरी, ये मेरी आपसे अंतिम विनती है, मुर्दे की प्रतिष्ठा उठाने में जिंदों की गिनती है। अजी शाम को उठावने में जाओगे, बैठने जाओगे, चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना। कोई ढंग का लड़का, उसका अपना काम है, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना मेरी बहन कुंवारी है। और फिर पंक्ति संभालना, अच्छी पंक्तियां प्यार चाहती हैं, आपके हस्ताक्षर चाहती हैं, आप हस्ताक्षर कर दोगे पंक्तियों को प्राण मिलेगा, कविता को ताकत मिलेगी, मुझे बल मिलेगा। तभी पत्नी बोली, शाम को उठाने में जाओगे, चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना मेरी बहन कुंवारी है, लड़कों की मारा मारी है, ऐसे मौकों पर अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मौत के साए में अक्सर फरिश्ते मिलते हैं। हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे, 5 बजे का समय था, वहां पंक्चुअलिटी रहती है। हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे। देखा रामलाल जी के तीनों बेटे सजे धजे बैठे थे, रिन सुप्रीम की चमकार ओढ़े सफेद। हमने उनको हाथ जोड़े, एक कोने में टिक गए, मन में तसल्ली हुई, चलो इनको तो दिख गए। मनोविज्ञान देखिए, हाँ ताली बजाएं तो बजा सकते हैं आप, उससे क्या हम भी सांस लेने का समय मिल जाता है। ताली कोई मूल्यांकन नहीं होती, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज अगर उसे प्रतिलक्षित करता है तो हमें पता लगता है क्या कहना है। तभी देखा तीनों बेटे सजे धजे बैठे थे, रिन सुप्रीम की चमकार उड़े, हमने उनको हाथ जोड़े, एक कोने में टिक गए, मन में तसल्ली, चलो इनको तो दिख गए। तभी चला संवेदनाओं का दौर, भाषणों का दौर। रामलाल जी के एक मित्र श्यामलाल भावनाओं में बह गए, बहते बहते कह गए, रामलाल जी को मरने का बड़ा चाव था। मित्र देखो क्या संवेदना दे रहा है, मजा लेना। रामलाल जी को मौत से लगाव था, मरने का बड़ा चाव था, बचपन में अंग्रेजी की टीचर पे मरते थे। मित्र बचपन में अंग्रेजी की टीचर पे मरते थे, जवानी में जवानी की भूलों पर मरने लगे, बुढ़ापे में उसूलों पर मरने लगे, परसों फाइनली मर गए। लोग जिंदगी से डरते हैं, वो मर के मौत को अमर कर गए। अपने उद्गार इस तरह खोलने लगे, रामलाल जी का सम्मान घटने नहीं देंगे। भाई महेंद्र जी अदनवी ने भी अपनी एक कविता में इस तरह का प्रतिमान लिया था। मेरी कविता में प्रतिमान किस तरह से आता है, संभालें। हम शोक संदेश में बैठे हैं, राजनीति का दृष्टिकोण, राजनीति और समाज दोनों को जोड़ता हूं। एक नेताजी भावनाओं में बह गए, इस तरह कह गए, रामलाल जी का सम्मान घटने नहीं देंगे। मर गए तो क्या हुआ, वोटर लिस्ट में से इनका नाम कटने नहीं देंगे। सदा हमारे पक्ष में पड़ा है। राजनीति की विसंगति, भारतीय राजनीति को आपके सम्मुख रख रहा हूं क्योंकि आप सब वो लोग हैं, आप रहते यहाँ हैं लेकिन दिल वहां के लिए रखता है। आपके घरों में आज भी राजनीति के वो चैनल देखे जाते हैं। आपको हमसे ज्यादा चिंता है कि वहां का राष्ट्रपति कौन बनेगा, आपको ज्यादा चिंता है कि वहां प्रधानमंत्री की भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप दूर हैं, आपका दर्द बड़ा होता है। तब समाज और राजनीति के गठजोड़ को कहती है एक कविता की पंक्ति, संभाल लेना। बह गए, बहते बहते कह गए, रामलाल जी का सम्मान घटने नहीं देंगे। मर गए तो क्या हुआ, वोटर लिस्ट में से इनका नाम कटने नहीं देंगे, क्योंकि इनके नाम का वोट सदा हमारे पक्ष में पड़ा है। वैसे भी भारत का लोकतंत्र जिंदा लाशों के ढेर पे खड़ा है। तभी परमात्मा के लिए, रामलाल जी की आत्मा के लिए घोषणा हुई 2 मिनट के मौन की, और घंटी बज गई किसी के मोबाइल फोन की। इधर घंटी उधर मौन, सब सोचने लगे कौन। विज्ञान का दखल संवेदनाओं में, उठावने में घंटी बज गई, झलक दिखला जा। उनका इसलिए झलक दिखलाई तेरी चली जाएगी। और कविता की पंक्ति
पंक्तियां संभाल लेना, क्योंकि आप कविता सुन रहे हैं, सिर्फ कविता सुन रहे हैं। इधर घंटी उधर मौन, सब सोचने लगे कौन? हम जानते थे फोन पर रामलाल जी की आत्मा बोल रही है, हर मन में अपने लिए सच्ची श्रद्धांजलि टटोल रही है। हर मन खाली है, हर श्रद्धा मौन है, जिंदगी के तारों से गायब डायल टोन है। मुर्दों की इस बस्ती में सचमुच जिंदा कौन है? रामलाल जी के फ्रेम में हम अपनी फोटो देख रहे थे, संवेदना की चेता पर संबंधों की रोटियां सेक रहे थे, रोटियां सेक रहे थे, रोटियां सेक रहे थे। आइए, क्या है, इसलिए कविता का संदर्भ है या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पर अधिसंख्य जब से यूएस में घूम रहा हूँ, देखा हूँ कि बहुत सी जगह घरों पर यूएस के झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपने तिरंगा लगाया है, बहुत अच्छा लगा। बस मेरी कविता में मैं तिरंगे को गाना चाहता हूँ। हास्य व्यंग का कवि, तिरंगे शायद उसमें हास्य कम हो, व्यंग का प्रतिशत ज्यादा होगा। हास्य और व्यंग का क्या संबंध होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई ने बता दिया है। व्यंग सिर्फ ये होता है कि मेरे घर में 4 अखबार आते हैं साहब, पत्नी से अखबार मांगता हूँ, हिंदी अखबारों के नाम आप संप्रेष दूरी, मजा आ रहा है। अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं, नव भारत फट गया, नव भारत फट गया, हिंदू बट गया, पंजाब केसरी फ्रेम में जड़ा है, राष्ट्रीय सहारा कुर्सी पे पड़ा है। और अंतिम युग पर आप तालियां रोकने की कोशिश करना, मुझे लगता है शायद नहीं रोक पाओ। राष्ट्रीय सहारा कुर्सी पे पड़ा है, भास्कर पानी में गल रहा है, हिंदुस्तान चूल्हे में जल रहा है। ये है बिना कहे आपके अंदर उल्लास जगाता है, लेकिन एक पीड़ा जगाता है, एक दर्द जगाता है, जो दर्द उस हंसी पर हावी हो जाता है और शायद साथ चला जाता है। मैंने तिरंगे को अपने घर की छत पे लगाया, बस इतनी सी कविता, क्योंकि यहाँ पर तो सब जगह यूएस के झंडे अपनी छतों पे लगा लेते हैं। हमारे यहाँ ये सुविधा आ गई है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग नहीं लगाते। ये मैं अपनी कमियां आपके सामने उजागर कर रहा हूँ, शायद अच्छा है गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है। चलते रास्ते ले लिया पंगा, अपने घर की छत पे टांग दिया तिरंगा। पंगा समझते होंगे आप? हाँ, पंगा होता है जिसको नहीं लेना होता है। एक आदमी अपनी घरवाली को पीट रहा था, मैंने कहा मर्द होकर औरत को पीटता है, बोला तू आ जा। तो मतलब वो होता है पंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन ले लिया जाता। वो एक गंजा आदमी आ रहा था, मैंने पंगा ले लिया, मैंने कहा आज तो दिन में चांद नजर आ रहा है, देख दिया, बोला अब तारे भी देख ले। तो इसको ये इस तरह का मैंने पंगा लिया और तिरंगे से कविता बनाई। चलते रास्ते ले लिया पंगा, अपने घर की छत पे टांग दिया तिरंगा। मेरी छत पे तिरंगा किसी को नहीं जचा, हंगामा मचना था मचा। सबसे पहले मेरे पड़ोसी जोशी ने चिंता पड़ोसी बोला, रास बिहारी ये कैसी मस्करी करी, आज ना 15 अगस्त है ना 26 जनवरी, ना किसी नेता का दौरा है, ना चुनावी ढिंडोरा है, ना तू एसपी ना जज ना कलेक्टर है, ये सरकारी मकान नहीं शरीफ आदमियों का घर है। तेरी छत है, ये शिखर वार्ता की मेज है। मैंने तिरंगा फिर भी नहीं हटाया, सूंघते सूंघते एक पत्रकार आया, सूंघकर उसने मामले को भापा, अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर छापा, अखबार के फ्रंट पेज पर छापा, एक छत पे तिरंगा कैद है, उस छत के नीचे सब कुछ अवैध है। अवैध काम, अवैध दाम, अवैध भक्षण है, अवैध काम, अवैध दाम, अवैध भक्षण है। इस अवैध को राजनीति का संरक्षण है। तिरंगे वाली इमारतों का आजकल यही लक्षण है। शायद मुझे यहाँ इतनी दूर आकर अपने देश की बात ये नहीं कहनी चाहिए थी, नकारात्मक बात है, नहीं कहनी, लेकिन कवि हूँ, सच बोलने के लिए अभिशप्त हूँ, सच बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? अगली 2 पंक्तियां तर्क के साथ प्रमाणित कर दूं तो उस तर्क पर हस्ताक्षर कर देना। तर्क देता हूं, क्यों बोलना पड़ता है मुझे। एक अखबार के फ्रंट पेज पर छापा, एक छत पे तिरंगा कैद है, उस छत के नीचे सब कुछ अवैध है, अवैध काम, अवैध दाम, अवैध भक्षण है। इस अवैध को राजनीति का संरक्षण है। तिरंगे वाली इमारतों का आजकल ये लक्षण है। लाल किले से पंचायत तक
संसद से मेरी छत तक इस मुहावरे को सच बना लिया है। तिरंगे को देशद्रोहियों ने कवच बना लिया है, कवच बना। इस खबर का प्रभाव चर्चा के शेयर बाजार में मेरे भाव आसमान छूने लगे। तिरंगा मेरी छत पर बरामदे बेईमानों के छूने लगे। लाल फीतों की शाही उतरने लगी। देशद्रोहियों की आत्मा डरने लगी। उनसे सवाल करने लगी, मुझसे सवाल करने लगी, क्या तूने इतिहास नहीं पढ़ा? भगत सिंह, शेखर, सुभाष नहीं पढ़ा? गांधी, बिस्मिल, सुखदेव का क्या हुआ? उन्होंने भी तिरंगे को छुआ। कोई फांसी पे लटका, कोई सूली पे झूला। सत्ता का शोषण अपना चरित्र नहीं भूला। स्थिति वो की वही है। तू होगा आजाद, तिरंगा आजाद नहीं है। ये कहकर अंतिम बात कहता हूं, ये कहकर एक सिरफिरा तिरंगा उतारने के लिए मेरी छत पर चढ़ा। और दोस्तों, आप सब तिरंगे से मोहब्बत करते, मैं जानता हूं। तिरंगे को आप देखें, आपसे कभी तिरंगा ये संवाद करता हुआ प्रतीत हो। तिरंगे की आवाज बहुत दूर तक होती है, उसके लिए 7 समुद्र की दूरी कोई दूरी नहीं होती। तब अगर लगे कि ये दूरी को शब्द भर मैंने दिए, तब आपका स्नेह भरपूर मिले। अंतिम पंक्तियों की बात करने जा रहा हूं कि ये कहकर एक सिरफिरा मेरी छत पर तिरंगा उतारने के लिए चढ़ा और मैंने तिरंगे की आंखों में संदेश पढ़ा। ये कौन होते हैं मुझे तेरी छत से हटाने वाले? कह दे आज भी दुनिया में करोड़ों बेटे हैं मेरे लिए शीश कटाने वाले। मेरी छत आपका दिल है, ये हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में जड़ा है, दिमाग में जड़ा है, दिलो दिमाग में जड़ा है। धन्यवाद। अंधियारा है बहुत यहाँ पर, तुम दहलो या मैं दहलूं। कि अंधियारा है बहुत यहाँ पर, तुम दहलो या मैं दहलूं। एक कहानी उजियारे की, तुम कह लो या मैं कह लूं। और आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से, कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से, घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। रास बिहारी गौड़ने की 10 रुपए की जो पुस्तक है, उसे इंटरनेट से चुटकुले वुटकुले आप देख सकते हैं। मैं ये बताऊं, कई बार क्या होता है कि कहीं जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उस चीज को ठुकराना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाई महेंद्र अजनबी को हर बार जब भी कोई लाफ्टर चैलेंज का प्रोग्राम हुआ है, हर बार उन्हें निमंत्रण आया है, हर बार उन्होंने इसलिए इस कार्यक्रम को छोड़ा कि ये कविता का कार्यक्रम नहीं है, ये चुटकुलों का कार्यक्रम है। मैं ऐसे कवि को जो आज हमारे बीच में बुलाना चाहता हूँ, मेरे मित्र है, हंसी मजाक करते रहते, देखिए इनकी स्थिति देख लीजिए आप। देखिए जो मौलिक बात कहना चाहता हूँ, अगर इनकी कमीज उतरवा दें, सलमान खान नहीं बनवाना मैंने, इनकी कमीज उतरवा दे तो आपको लगेगा कि लॉफिंग बुद्धा यहीं बैठा है। मिला लीजिए। अरे इनकी आज स्थिति देखिए ऊपर सर की। 2 तरह की महिलाएं हैं जो सर पे हाथ फेरती हैं। जब पत्नी फेरती है, जो माँ फेरती है, जब माँ फेरती है पुरुष के सर पे हाथ तो बाल बढ़ते हैं। वो जब पत्नी फेरती है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई महेंद्र अजनबी के लिए, वो सुनाए। सर ऐसे हो जाता है, जो मेरे जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे पास जवाब है इसकी बात का। मुझे इस आदमी से बहुत सहानुभूति है कि इसके सर पे कभी पत्नी ने हाथ नहीं किया। भैया कभी कभी जो है पत्नी से भी हाथ फिरवा लिया कर, वरना कुछ दिनों में भालू होने की संभावना है। मैं अपनी पत्नी के प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना चाहता। भैया हमें प्रेम है तो हम सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। दूसरे दौर में कोट उतार दिए भाई, कभी चौथा दौर हो तो इसे मत पढ़ो। बड़े जोश की बातें कर रहा था, लेकिन होश में कर रहा था। वरना आपने ये तो अच्छा किया, तीनों हादसे के कवि बुलवा रखे हैं, वरना वीर रस के कवि को बुलवा लेते हैं भाई साहब, और वो इतनी जोर से चीखता लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं।
भाई मैं कह रहा हूँ जो मैंने तुझे दवा लिखी थी वो तूने पी ली थी? बोले नहीं जी वो तो लाल थी। अबे मेरा कहने का मतलब है तूने दवा को पी लिया था, पी लिया तो मुझे था, दवा को थोड़ी था। एक बार तालियां बजाकर मन लगा। कहाँ से मैं तो हाथ से भी कहाँ से मिलता है भाई साहब। मैं तो दिल्ली से चला तो मेरे आगे आके मेटाडोर, अच्छा यहाँ पे शेर व शायरी भी हुई और इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं हुई। भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया शेर भी पढ़े। शेर व शायरी हमारे यहाँ तो भाई साहब रेडीमेड मिल जाती कभी। आपने ट्रक देखे होंगे, ट्रक वाला तो इतना बड़ा शायर होता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था उस शेर में। लिखा हुआ था हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गियर बदलते रहे। और एक ने तो वो हमारे तो हाथ से रच के कभी अगर लिखना भी चाहे तो भी गड़बड़ कर देते हैं भाई साहब। हमारे एक मित्र ने लिखने की कोशिश की, बोले सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। अपनी प्रेमिका से कह रहा है और पहली लाइन तो क्या शानदार लिखती, हास्य का कवि। बोले सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। समझ में आ जाएगी तो तालियां हो जाएगी। वहां ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता हो? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। अच्छा एक बात और भी है, अगर हमारे यहाँ कभी किसी को बुरी नजर डालनी ही पड़ी किसी चीज पे तो क्या वो ट्रक पर डालेगा? हमारे यहाँ सड़कों पर एक से एक सुंदर, एक से एक हसीन मारुतियां घूमती है, उन पर ही डालेंगे। हमारा कैरेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया ट्रक पर बुरी नजर डालना। कुछ ना कुछ लिखवाते रहेंगे हमारे यहाँ, ट्रकों के पीछे लिखवा देंगे देखो मगर प्यार से। मैं एक दिन एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता। अच्छा मित्रों, ये ट्रक वगैरह है, दुर्घटना हो जाती है, करुणा का विषय। पर कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अब उसे खाई में सुनहरा कल नजर आ रहा है। कुछ और आगे गया, एक और ट्रक मिला, वो भी खाई में गिरा हुआ था, लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था एक तेरा सहारा। जैसे इसी के लिए पैदा हुआ। तालियां बजाते रहेंगे तो मुझे भी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ तो लोग अपनी गाड़ियों के पीछे फिल्मों के नाम लिख देते हैं। और मुझे तो ध्यान है, एक मारुति कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट था। मारुति कार के पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। ये मंजीत बैठा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी पिछले दिनों ही इसने एक नई होंडा सिटी कार खरीदी। मेरे पास तो खैर पहले से ही थी। आप हंस कर विश्वास नहीं हो रहा। मुझसे कहने लगा भाई इसके पीछे कौन सी फिल्म का नाम लिखवा दूं? मैंने कहा लिखवा दे, मुझे जीने दो। ये बोला नहीं, मेरे पड़ोसी के पास ट्रक है, उसने पहले से ही लिखवा रखा है, जीने नहीं दूंगा। कहाँ से हमें बातें मिलती है, तब हमें कविता बनानी पड़ती है। एक कविता जो मैंने यहाँ पर शिकागो क्या अमेरिका में भी कहीं नहीं सुनाई है, वो कविता मैं आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरी नई कविता है और आपने तो बड़े मन से सारे कवियों को सुना। कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने मुझे इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ कर घुस जाता हूँ। हालत इतनी खराब है कि जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कंफ्यूजन इतना हो गया है
कि कभी तो अपने विद्यालय जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। जो श्रोता, मास्टर अपनी आदत थोड़ी बोलेगा, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। बाद में मैंने श्रोताओं से माफी मांगी कि जब श्रोता बोर हो गए तो मैंने माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले पीछे कैलेंडर लगा हुआ, तो वही देख ले। तालियां बजाओ तो मन से बजाओ। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर, अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता है कि अपनी पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गाँव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की। टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत बहुत तालियां बजाने का ना भूलिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाई महेंद्र जी ने कहा कि वो डॉक्टर जो है उसने दाई जगह बाई पे जो है प्लास्टर चढ़ा दिया। तो वो ऐसी स्थितियां हो जाती है कई बार। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया था, वो बोला जी मेरी टांगे नीली पड़ गई हैं। टांगे नीली पड़ गई तो डॉक्टर वो था झोला छाप, उसने निरीक्षण किया, बोला भाई जहर चढ़ चुका है तो काटनी पड़ेगी। साहब बोले काट दो, टांगे काट दी। अब उसके बाद उसने वो नकली टांगे जयपुर फुट वाली लगाई, और फिर वो आ गया, बोला जी ये भी नीली पड़ गई है। अब आप देखिए डॉक्टर के सामने कोई प्रश्न नहीं उठाता, कोई जो है क्वेश्चन नहीं करता भी ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, क्योंकि डॉक्टर जो है, भगवान जब नाराज हो जाता है तो वो आदमी को डॉक्टर के पास भेजता है। ये ऐसी होती है, समय के अनुशासन में हमें चलना है। और ये नहीं होता, मैंने बताया ना आपसे, कितना लंबा पढ़ा, कितनी लंबी जिंदगी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो जिंदगी कितनी अर्थपूर्ण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी की कविताएं हुई, उर्दू की बात भी चली। मैं आपको पंजाबी के 2-4 टुकड़े दिलवर जी के सुना के, धन्यवाद। तो वो फिर इसके बाद हम सभा का समापन करते हैं, क्योंकि समय जो है उसकी सीमाएं हैं और उसका वो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि भाई घड़ी की तरफ देखो ही मत, यहाँ बड़ी हुई है वहाँ भी लगा रखी है अगले ने, अगर आप वहाँ भी लगाए तभी देखो, जरूरी नहीं है। तो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी। देखिए दिलवर जी की है कि दूध फट जाए तो पनीर बन जाए, बड़ी सीधी सी पंजाबी है और कोई दिक्कत नहीं होती। मराठी पढ़ ली तो भी आप पास लगती है, गुजराती भी जो है पहले यहाँ हिंदी के साथ राजस्थानी लगती है तो राजस्थानी के साथ गुजराती लगती है। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, हम सीखने की कोशिश नहीं करते, हम सुनने की कोशिश नहीं करते, अपने ही कहना चाहते होते हैं कि दूध फट जाए तो पनीर बन जाए, तो रुख डिग जाए तो शतीर बन जाए। पेड़ रुख कहते हैं पेड़ को, कि रुख डिग जाए तो शतीर बन जाए। सर जी जरा थोड़ा बस समापन कर रहे हैं नंदी, हाँ भी, कि दूध फट जाए तो पनीर बन जाए, तो रुख डिग जाए तो शतीर बन जाए, तो गुंडिया दे नाल भी तू रख राम राम, पता नहीं कदों कोई वजीर बन जाए। प्रणाम सी करना सीता जी नु रुख तो मार के छाल, पेड़ से छलांग लगा के, कि प्रणाम सी करना सीता जी नु रुख तो मार के छाल, साडे मुंह निकलिया सीता माता सत श्री अकाल। साडे मुंह निकलिया सीता माता सत श्री अकाल, तो सीता भी मुंडा सिखाना सी।
सीता भी मुंडा सिखा दा सी, लग गए सब नूं पते, वो बोले वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये आपकी उपस्थिति की वजह से हुआ है। और मैं तो कवियों की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि नीरज जी की पंक्तियां हैं विनीता जी कि सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। आप खड़े हो तो पहले 4 पंक्तियां आपको फिर एक और दे देते हैं, ठीक है ना। हमारे एक मित्र की 4 पंक्तियां हैं कि शहर में तेरे चाहने वाले मैं ही नहीं कुछ और भी हैं, कि शहर में तेरे चाहने वाले मैं ही नहीं कुछ और भी हैं, और रात रात भर जागने वाले मैं ही नहीं कुछ और भी हैं। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भीड़ को देख के ये जाना, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भीड़ को देख के ये जाना, रब से तुझको मांगने वाले मैं ही नहीं कुछ और भी हैं। और मैं नीरज जी की पंक्तियां देखिए आप कि सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। और बशीर बद्र साहब कहते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। इस सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और आपसे एक अनुरोध करते हुए कि जो अच्छा था वो हिंदी लवर्स क्लब का था, अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं कवियों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। फिर आपसे मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवाएं आपकी हंसी की खबर देती हैं, हमारे दिलों को खुशियों से भर देती हैं। खुदा सलामत रखे आप सबकी हंसी को, खुदा सलामत रखे आप सबकी हंसी को। ये खुशियाँ ही तो जिंदगी को आसान बना देती हैं। तो इसके साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद की औपचारिकता निभाते हुए मैं खुद से वैसे तो निशब्द हो रही हूँ, पर फिर भी आभारी हूँ आप सबका, आपके सहयोग का, और भविष्य में भी आपके सहयोग की कामना करती हूँ। और यहाँ पर आए सज्जनों से भाईलाल और मोदी जी, नरेंद्र कपूर, आप सब ने जो सहयोग दिया है, सोन जोशी जी, मैं जानती हूँ आप सब किसी न किसी तरह से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। और हमारी कोशिश ये रहेगी आप सबको एंजॉय करते हुए देखें कि हम हर साल इन्हें यहाँ बुलाएं और इसी तरह एक महफिल सजाएं। तो धन्यवाद और फिर मिलेंगे।